लाइव है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मिशन जीत के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। यस, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। आ जाइए जल्दी से। आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 है। हम कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन होगा होमवर्क का। कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था वो क्यूब वाला? कितने लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था क्यूब वाला? यस, हेलो 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 फ्यूचर डॉक्टर्स, हेलो जी। आ जाइए सब लोग, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। बहुत सारी नई नई बातें सीखने के लिए स्वागत है आप सभी लोगों का। यस, नहीं किया, नहीं किया, अच्छा। राधे राधे जी, खुश रहिए, हर हर महादेव, गणिकम्मा। चैट को कर दीजिए प्राइवेट। हाँ, चैट प्राइवेट ही अच्छी लगती है। हो गया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे एवरेज एक्सलरेशन और एक्सलरेशन पर, फिर हम बात करेंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, अगर आपको ध्यान हो, आप सब लोगों ने अगर अच्छे से गौर फरमाया हो। सवाल था, एक क्यूब दिया गया था और क्यूब में ये बोला गया था कि ये लाइन अगर इसको ऐसे कनेक्ट करती है, यह लाइन इसको ऐसे कनेक्ट करती है, हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूब बन जाएगा, राइट। ये वाली एक्सिस को हम जी एक्सिस बोलेंगे, ये वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल वाली एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या ये सबको ध्यान है बेटा? यहां पर जो है ओरिजिन है 0,0,0, और ये वो पॉइंट है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है बेटा, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे a, राइट। इसको पॉइंट ओ बोला था, इसको पॉइंट ए बोला था, राइट। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? रॉन्ग डायग्राम, अरे सब सही है, रॉन्ग डायग्राम नहीं है। हो सकता है कि मैंने क्लास में इस क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब बनाया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी, डीपीपी आज मिलेगी, डीपीपी आज मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आपको यहां पर चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई फ्रॉम ओ टू ए, तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा। पहले मक्खी कहां पे थी? ओ पे, उड़ के कहां गई? ए पे। पहले मक्खी कहां थी? ओ पे, उड़ के कहां चली गई? ए पर। जब मक्खी ओ से सीधा सीधा उड़कर ए पर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ओ ए का मतलब क्या होगा? तुम्हारा ओ ए का मतलब होता है जी, ओ ए का मतलब होता है, ओ इनिशियल पॉइंट है और ए फाइनल पॉइंट है, राइट। कोऑर्डिनेट्स लिखना आएंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखना आएंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स में से ओ के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, मने भैया ए माइनस 0 आई कैप लिखेंगे, मने भैया ए माइनस 0 जे कैप लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे ए माइनस 0 के कैप। क्या इतनी बातें सभी फ्यूचर डॉक्टर्स के जहन में फिट बैठती है? यस भैया। तो यहां समझ में आएगा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस यहां पर दिखेगा ए जे प्लस यहां पर दिखेगा ए के। क्या ये डिस्प्लेसमेंट आपको सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया, तो यहां पर आपको और सारी चीजें भी क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखते हैं जरा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे भैया आई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट भी ए है और के का कोएफिशिएंट भी ए है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 2 3 बार यानी कि 3 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा √3, तो ए √3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो जल्दी से।
बोलो 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 जल्दी से। क्या ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई सबको क्लियर हुआ दोस्तों? बिकॉज फ्लाई स्टार्टेड विथ O एंड गोइंग एट A, यानी कि O इनिशियल पॉइंट हो गया, A फाइनल पॉइंट हो गया। तो आप बोलेंगे A के कोऑर्डिनेट्स में से हम O के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। राइट? क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेकिन अगले सवाल में हमें यह बोला गया था कि इंस्टेड ऑफ फ्लाई अगर कोई इंसेक्ट हो जो कि उड़ ना सके, ऐसा इंसेक्ट हो जो कि क्रॉल कर रहा हो, तो फिर क्या होगा बेटा? तो हमें अगले क्वेश्चन में पूछा था मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय इंसेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय इंसेक्ट इन गोइंग फ्रॉम O to A। ये हमें कैलकुलेट करना है जी। बोलो बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब इंसेक्ट तो ऐसे हवा में उड़ के जाएगा नहीं ना। तुम्हारे घर में जिस कमरे में तुम अभी बैठे हो, उस कमरे में जो कोना नीचे वाला है, वहां से जो कोना ऊपर दिख रहा है, क्या इंसेक्ट ऐसे उड़ के जा सकता है? नहीं, इंसेक्ट को क्रॉल करके जाना पड़ेगा। अब इंसेक्ट अगर क्रॉलिंग करके जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में वो जाकर के उस ए पर पहुंचे कि उसे मिनिमम चलना पड़े? राइट? तो उसके लिए सुनो ध्यान से। उसके लिए इंसेक्ट यहां से शुरू करेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि भैया ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंसेक्ट को यहां से चलना है, इस जगह पर आना है, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे, और फिर इससे सीधा सीधा ए ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये वैल्यू मिनिमम है? इसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करते हैं, सुनना ध्यान से। ये जो तुम सेटअप अभी देख रहे हो, ये वाला और ये वाला जो तुम अभी देख रहे हो, ये दोनों प्लेन्स को देखो। ये दोनों प्लेन्स अभी चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं आप सब लोगों को, राइट? एक ये वाला प्लेन फिर से बना दे रहा हूं बेटा, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। क्या ये दोनों प्लेन सब लोगों को दिख रहे हैं? These two planes, right? You all can visualize in 3D. दिखा? बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे? हम इस क्यूब को ऐसे खोल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस के लिए वो यहां से चलकर हो सकता है यहां पर आए, इस जगह पर, और फिर यहां से चलकर यहां पर आए बेटा, ऐसे। क्या ये सबको विजुअलाइज हो रहा है? क्या ये कहानी सबको विजुअलाइज हो रही है? एंड दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, राइट? बढ़े आगे, खोल करके समझाते हैं इसको। ये O बोल देते हैं, ये A पॉइंट आपको दिख रहा है। तो जब मैं इस वाले प्लेन को यहीं रहने दूंगा और इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये ओपन होकर के, ये दो स्क्वायर ओपन होकर के कुछ ऐसा दिखेगा। ये दो स्क्वायर्स ओपन होंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सब लोग ध्यान से सुने, ये तुम्हारा पॉइंट O होगा और ये तुम्हारा पॉइंट A होगा। यहां से लगाकर यहां तक से दूरी A है, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी भी A है, और यहां से लगाकर यहां तक की दूरी भी A है। क्या ये भी सबको दिख रहा है? क्लियर? अब क्या होगा जी? आप मिनिमम डिस्टेंस चाहते हो, इसका मतलब जो इंसेक्ट है वो यहां से शुरू करेगा और सीधा सीधा क्रॉल करके ए पर आ जाएगा, ऐसे। यहां से क्रॉलिंग शुरू करी उसने, यहां नहीं जाना उसको, वो यहां पहुंचेगा पहले, इस जगह पर। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको मैं कलर कर देता हूं। लेट से मैंने इसको ग्रीन कलर बनाया बेटा, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये तुम्हें यहां दिख रही है, ये ग्रीन कलर की लाइन है तुम्हारी। ये ग्रीन कलर का पोर्शन, प्लस अब मैं यहां पर एक और कलर ले ले रहा हूं, रेड कलर। ये दिख रहा होगा सब लोगों को, बोलो ये सोनो, ये रेड कलर, राइट? ये ग्रीन प्लस रेड, और यहां से वो रेड शुरू होगा और यहां आएगा। ये ग्रीन प्लस रेड, ये दिख रहा है सब लोगों को। दिस विल बी योर मिनिमम डिस्टेंस। कम ऑन एवरीवन। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि भैया इस पूरे सेटअप में अगर हमें यह निकालना है, तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है, यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस A
प्लस ए टू ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, तो ये जो डी मिनिमम है, ये जो डी मिनिमम है जो कि इस इंसेक्ट को क्रॉल करने में लगेगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहां से डी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर, 5a स्क्वायर, यानी कि ए आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में बचेगा 5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दिस इज योर डी मिनिमम of an insect which is starting from point O and going at point A। बोलो सभी बुलबुलों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया हमें ये चाहिए था कि अगर ये सीधा सीधा पहले यहाँ कोने पे आता और फिर ऊपर चढ़ जाता, ये भी तो मिनिमम हो सकता था। तो देख ले यहाँ पे डायग्राम में, अगर ये इंसेक्ट पहले यहाँ आता और फिर ऐसे चलता, बेटा इस वाली दूरी से ये दोनों दूरियां ज्यादा हो जाएंगी, मिनिमम यही बस पॉसिबल हो सकता है। राइट? चमका कि नहीं चमका? मजा आया सब लोगों को? क्लियर है? क्लियर है? यस। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, ओ से लगाकर ए तक का ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये परपेंडिकुलर है, ए की वैल्यू बेस हो गया ए प्लस ए टू ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और सॉल्व कर दिया। राइट? चमक गया सब लोगों को? पूरी कहानी एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई? यस, आंसर सही है। तो जिन जिन का ऑरा प्लस हो गया उन्हें बहुत बधाइयां, और जिनका ऑरा मान लीजिए प्लस नहीं हुआ, वो सोच रहे कि सर ऑरा प्लस नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ऑरा तुम्हारा भी प्लस हो जाएगा। ठीक है? चमक गया? चमक गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल दिया था, वो सवाल ये था होमवर्क में कि एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे जाता है जिसका की रेडियस यहां पर दिया हुआ था आर के बराबर। सेमी सर्कुलर ट्रैक में जाता है ए से लगाकर बी तक, बेटा सेमी सर्कुलर ट्रैक में। आपसे पूछा था रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या फिर हो सकता है मैंने उल्टा लिखा हो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन। राइट? क्लियर है? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। तो सर डिस्प्लेसमेंट को बोलोगे ए से शुरू किया यानी कि इनिशियल पॉइंट है, बी पर खत्म किया यानी कि फाइनल पॉइंट है, ए से लगाकर बी तक का स्ट्रेट डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर, 2r के बराबर। और डिस्टेंस का मतलब है पार्टिकल सेमी सर्कल में जा रहा है, यहां से शुरू करेगा, ऐसे घूम कर यहां पहुंचेगा, मतलब वो क्या चलेगा बेटा? वो चलेगा पाई आर के बराबर। पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल है इसलिए पाई आर होगी, आर से आर कैंसिल होगा, ये रेशियो आ रहा है 2/पाई। क्या ये सबको चमका? क्या ये सबको चमका? बहुत आसान था, बहुत आसान था। यस एवरीवन, यही था सर एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है मैं भूलूंगा क्या? अरे मेरा क्वेश्चन है, मेरा होमवर्क है, मेरा दिया हुआ है, तो मुझे तो याद रहेंगी चीजें। बहुत बढ़िया। चलो बड़े जी, बड़े कहानी आगे बढ़ाएं। बहुत सही, बहुत सही। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सभी बुलबुलों को क्लियर हो चुकी है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बाद आपको जो है बता दिया गया था इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी सबको क्लियर है ग्राफ बता करके। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सब लोग हेडिंग डालेंगे बढ़िया से एवरेज एक्सलरेशन। सब लोग बढ़िया से हेडिंग डालेंगे बेटा एवरेज एक्सलरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? एवरेज एक्सलरेशन। किस बात का हेडिंग डालेगा भैया? एवरेज एक्सलरेशन का हेडिंग डालेगा। ठीक है? चलो बड़े बड़े जी। सर एक और था। अच्छा एक और क्या क्वेश्चन था? रुको देख लेते, एक तो मैं भूल गया। अच्छा वो, अरे वो तो बहुत आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी 3 + 4 + 12 यानी कि 19 मीटर, 12 + 7 19 मीटर डिस्टेंस होगी, और डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 3 मीटर आई कैप, 4 मीटर जे कैप और 12 मीटर के कैप, यानी कि 3i + 4j + 12k, और मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो आंसर 13 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अरे वो भी करा देते हैं यार, वो भी करा देते हैं। एक और सवाल था, एक बुलबुला था जो ओरिजिन पे बैठा था 0,0,0 पर, वहां से उसने चलना शुरू किया, वहां से उसने चलना शुरू किया, 3 मीटर चला सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ, फिर वहां से वो चला 4 मीटर, वहां से वो 4 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, 4 मीटर चला वो नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से वो चला वापस से 12 मीटर वर्टिकली, 12 मीटर वर्टिकली अप। अब ये सब सेटअप में जब तुम लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो जो वो डिस्टेंस चल रहा है, पहले वो 3 मीटर चला, फिर वो 4 मीटर चला, फिर वो 12 मीटर चला, सबको एक साथ जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा सर सीधा सीधा 12 4 16 और 3 19 मीटर। क्या ये सबको क्लियर हुआ? फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे बेटा 3 मीटर ईस्ट की तरफ, मतलब आप बोलोगे सर 3 आई हो गया, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ मतलब 4 जे हो गया, और फिर भी लिखोगे 12 मीटर वर्टिकली अप यानी कि 12 के हो गया। वो भी इसलिए क्योंकि उसने शुरू कहां से किया था? ओरिजिन से। तो 3 माइनस 0 3 बचेगा, 4 माइनस 0 4 बचेगा, और 12 माइनस 0 भी 12 बचेगा। और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा भैया जी अंडर द रूट ऑफ 3 का आ जाएगा स्क्वायर, 4 का आ जाएगा स्क्वायर, 12 का आ जाएगा स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों मिलकर 25 होंगे, 25 144 अंडर रूट में 169 बनेगा, और 169 से बाहर आ जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर इज द आंसर। यस 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 एवरीवन, चमका 12 के केप होगा ना, लिखा ना 12 के केप, लिखा ना बेटा 12 के केप, यस। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बेटा, तो डिस्टेंस के केस में आई जे के नहीं आता है, डिस्टेंस के केस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता है। तो ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर हो गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 मीटर हो गया, और वर्टिकली अप में 12 मीटर हो गया, राइट। ओके ओके ओके, कुछ क्वेश्चन में हो रहा प्लस, कुछ क्वेश्चन में हो रहा माइनस, कोई बात नहीं, बहुत सारे मौके मिलेंगे। सर एक्स नेगेटिव एक्सिस में था, नहीं नहीं, नेगेटिव एक्सिस में तब होगा ना, नेगेटिव एक्सिस में तब होगा जब वो वेस्ट में बोलेगा, नेगेटिव एक्सिस में तब होगा जब वो वेस्ट में बोलेगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर वर्टिकली अप। ईस्ट मतलब प्लस आई, नॉर्थ मतलब प्लस जे, वर्टिकली अप मतलब प्लस के, वेस्ट मतलब माइनस आई, साउथ मतलब माइनस जे, और वर्टिकली डाउन मतलब माइनस के। लिख ले तेरी कॉपी के 26 छज्जे पे। सुन इधर देख, इधर मुंडी इधर कर, हाँ लिखना बंद कर, सुन इधर, तेरी कॉपी में छज्जा बना हुआ है, हाँ छज्जा तुम समझते हो है ना, मैथ्स की क्लासेस अटेंड करके आ रहे हो शोभू भैया की, राइट। तो वहां पे छज्जा जो बना हुआ है ना, वहां लिख ले, ऐसे बना ले 4 लाइनें। सुन सुन बुलबुल इधर, अरे फिर लिखने लगा, मुंडी इधर करना, हाँ यहां पे ऐसे बना ले, यहां पे ये ईस्ट है मतलब ये आई कैप हुआ, ये वेस्ट है मतलब ये माइनस आई हुआ, ये ऊपर तेरा नॉर्थ होता है, यहां पे तो लिखता है जे कैप, नीचे तेरा साउथ होता है, इसलिए तो यहां पर क्या लिखता है माइनस जे कैप, और वर्टिकली अप का मतलब है ये इस प्लेन से बाहर की तरफ, तो यहां लिख ले ऐसे वर्टिकली अप। जैसे तू ग्राउंड पे खड़ा रहेगा ना, ग्राउंड पे तेरे घर पे ग्राउंड पे खड़ा रहे, और ग्राउंड पे खड़े होकर के खंबा चढ़ जा, एक खंबा लगा हुआ है, पोस्ट लगा हुआ है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जा। जब उसको पकड़ के ऊपर चढ़ेगा तो तू वर्टिकली अप जा रहा है मतलब के कैप में जा रहा है, और जब तू वर्टिकली डाउन की बात करेगा मतलब खंबा पकड़ के नीचे आ गया तो माइनस के हो जाएगा। ठीक, बोलिए यस और नो। हाँ वेक्टर में पढ़ाए थे सारी बातें, वेक्टर में पढ़ाए थे सारी बातें। अरे भाई मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, ये तुम्हारी कॉपी है, मेरा आईपैड इज योर कॉपी, देने के लिए नहीं है, बस ऐसे बताने के लिए। ये तेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये तेरा वाई एक्सिस हो गया, है ना, एक्स वाई, तो जेड कहां पर होगा, जेड होगा इस कॉपी से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ऐसे, राइट, समझ गया ना, बहुत बढ़िया। चल आगे आजा जल्दी से। तो ये क्लैरिटी हो गई, तो अब बढ़ जाए आगे, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा दें अब, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा दें अब, बहुत बढ़िया। एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला बताता हूं।
एवरेज एक्सलरेशन को या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे ए के ऊपर बार लगाकर लिखेंगे। ये वेक्टर नहीं है, बार है, ठीक है। और ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है, टाइम टेकन। इसको लिखा जाएगा सर v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर और बटे में आप लिखोगे सर टाइम टेकन यानी कि t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये तुम्हारा क्या है, ये अभी है तुम्हारा एवरेज एक्सलरेशन का फार्मूला सबको क्लियर हो गया? फार्मूला सबको क्लियर हो गया? क्योंकि भैया क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊं तो तुम ज्यादा बढ़िया से समझ जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे चित्र बनाएंगे, बहुत प्यारे चित्र बना करके तुम्हें बढ़िया से सारे डायग्राम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व बनाया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से रैंडम बना लिया भाई। रैंडम जब कर्व बनाया, इनिशियली देखा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो टाइम हमको बोला गया है सर ये वाला टाइम, और इस वाले टाइम को हमने कहा t1। t1 के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो हो गई v1। क्या ये सबको दिख रहा है? बोलो यस और नो। क्या ये सबको दिख रहा है एवरीबॉडी? अगर एक्सिस पे मेरा टाइम t1 हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी वो v1 है, और जब समय चेंज होकर के कितना हो गया, समय चेंज होकर के t2 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है बेटा वो यहां पर आ गई और वो वेलोसिटी v2 हो गई। सर इक्वालिटी का मतलब एक्चुअल में इट्स ए रेंज। क्या हो रहा है, एक्सलरेशन यहां इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक कुछ भी हो सकता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ भी हो सकता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसकी कांस्टेंट या एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो वो एवरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, ठीक है। इक्वालिटी के अंदर एवरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डायग्राम में यहां तक का लॉजिक सबको क्लियर हुआ एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो बोले भैया अब क्या, अब ये है कि जब तुम देखोगे यहां पर तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है, यहां तुम्हारा सेकंड पॉइंट है, दोनों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। दोनों को सीधे सीधे क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। तो जब v1 से v2 को आप सीधे सीधे जोड़ोगे, v1 से v2 को जब आप सीधे सीधे जोड़ोगे तो ये आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा भैया, चेंज इन वेलोसिटी। कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये टाइम हो रहा है डेल्टा t2 माइनस t1 में। कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1 में। सर कितना चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, आपको दिखेगा यहां पर, ये चेंज हो रहा है v2 माइनस v1 का। कितने का चेंज हो रहा है भैया, v2 माइनस v1 का। v2 फाइनल है, v1 इनिशियल है। बोलो भैया, कम ऑन एवरीवन। तो एवरेज एक्सलरेशन को जब आपने ऐसा लिखा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, तो हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, एवरेज एक्सलरेशन डायरेक्शन ऑफ, ये पॉइंट आपको नोट पॉइंट की तरह लिखना है सब लोगों को, नोट पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सलरेशन इज अलोंग डेल्टा वी। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, उसी तरफ एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा। कई बार बच्चे यहां पर गलत पकड़ लेते हैं चीजों को, और वो ये समझ जाते हैं कि सर जब ये ए एवरेज का फॉर्मूला है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि इसकी डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन करके भी समझाऊंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट लॉजिक पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस, या उसी को सिंपल ए बोलेंगे। दिस इज बेसिकली एक्सलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं सर, दिस इज बेसिकली एक्सलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या एक्सलरेशन होगा, उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन कहते हैं।
राइट और ये जो अच्छा कुछ बच्चे यहां पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्राफ कहां से आया। बेटा ये ग्राफ मैंने रैंडम बनाया अपनी मर्जी से। ये ग्राफ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, समझाने के लिए इट्स अ रैंडम ग्राफ। इसमें ये नहीं सोचना है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना या ये कहां से आया। आप लोगों को एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का फंडा डेप्थ में समझाने के लिए ग्राफ की मदद ली जा रही है। बोलो यस और नो एवरीवन। तो ग्राफ में देयर इज नो लॉजिक बेटा। ग्राफ में ये ग्राफ कहां से आया उसमें डाउट मत करो। ये मैंने अपनी मर्जी से रैंडम अभी बना लिया। आगे आपको सिखाएंगे सारे के सारे ग्राफ बहुत अच्छे से डिटेल में। अभी आप जो सीख रहे हैं उस पर फोकस करें। राइट बताएं जल्दी से, चमका सबको। यस 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 एवरीवन। ठीक है अब आ जाइए जरा। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का मतलब है सर एवरेज एक्सलरेशन विथ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ये क्या हो जाएगा बेटा? ए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, ए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ए एवरेज। ए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एवरेज एक्सलरेशन विथ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। सर अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा तो एक हम यहां पर बहुत छोटी सी लाइन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले इसको जूम करा के फिर आपको समझाएंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करें। राइट एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ करना चाहते हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस। यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे भैया। इस लाइन को वापस ऊपर खींच लेंगे। डार्क पिंक कलर की लाइन है, सब लोग इसको देखेंगे, डार्क पिंक कलर की लाइन को, और इसको यहां से पकड़ते हुए, इसको यहां से पकड़ते ऊपर ले जाते, ले जाए ऊपर, ले गए ऊपर, ले गए ऊपर, ले गए ऊपर, और इसने इस कर्व को यहां कट किया। सर इन दोनों लाइनों के बीच की ये जो गैप है ना, इसी को अपन डेल्टा टी बोलेंगे, लेकिन ये गैप बहुत छोटी है। जितना तुम इसे जूम करोगे ये गैप उतनी ज्यादा दिखेगी, लेकिन बेटा एक्चुअल में, असल में ये दूरी क्या है? बहुत कम। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जिसे असल में लिखा जाता है dt। क्या लिखा जाएगा? dt। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जब मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूंगा, जब मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूंगा, और फिर अगर मैं इस कर्व के ऊपर, फिर अगर मैं इस कर्व के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा, कहां चला गया? अरे कर्व ज्यादा ही छोटा कर दिए। हाँ ये जो बहुत सारे सर्कल बना रखे ना, ये पहले मैं हटाता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ये वाली लाइन को देखो थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, यहां कर्व टच कराते हैं। अब सुनो, यहां से लगाकर, यहां से लगाकर यहां तक का पॉइंट, ये वाला पॉइंट बेटा, ठीक है? ये दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने अगर देखा, इन दोनों पॉइंट्स को टच करो, इन दोनों पॉइंट्स को टच करो, ठीक है? टच करते हैं भैया, यहां से लगाकर यहां तक टच कर दिया, ठीक है? लाइन थोड़ी सी ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ विजुअलाइज करा सकूं। सुनना ध्यान से, अगर ये इंटरवल बहुत छोटा है तो मैंने यहां पर ये डेल्टा वी की लाइन बनाई बेटा। ये किसकी लाइन है? ये लाइन है डेल्टा वी की। ये लाइन किसकी बेटा? ये लाइन है हमारी डेल्टा वी की लाइन है। बहुत बढ़िया। और जब इस डेल्टा वी की लाइन को वापस से तुम इसे जूम आउट से जूम इन करके देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि भैया लगभग लगभग इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर ये एरो कैसा दिख रहा है? भैया ये एरो टेंजेंट की तरह दिख रहा है। भैया ये एरो कैसा दिख रहा है? टेंजेंट की तरह दिख रहा है। बोलो यस और नो। भैया ये एरो जितना ज्यादा आप उसे क्या करेंगे? जूम इन इफेक्ट से हटाएंगे, हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से पूरी स्लाइड को यहां पे कन्वर्ट करते हैं, वी कैन क्लियरली सी दिस, वी कैन क्लियरली सी दिस। और देखो, और होगा छोटा, और होगा छोटा। कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। क्या हो गया यहां पे? देखो, अगर ये dt बहुत छोटा हुआ तो यहां पर ये जो आपने लाइन बनाई, ये लाइन क्या हो गई बेटा? जस्ट टेंजेंट हो गई। ये लाइन क्या हो गई? जस्ट टेंजेंट हो गई। यानी कि जब जब तुम डेल्टा टी को बहुत छोटा करोगे, टेंड टू जीरो करोगे, तो तुम्हारा एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? dv डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसे? रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन। अब अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, माइक्रोस्कोप में नोट्स बन गई भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप यहां तक बात समझ पाए कि नहीं? सब लोग बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन में सबका थम्स अप आ जाए, चैट सेक्शन में सबका जोरदार चमका आ जाए। यस एवरीवन। तो वाई योर एक्सेलरेशन इज dv by dt, सबको क्लियर हुआ? ठीक है। वाई योर एक्सेलरेशन इज dv by dt, बिकॉज जब तुम डेल्टा टी को बहुत छोटा करोगे तो ये डेल्टा वी भी बहुत छोटा हो जाएगा, और जब ये डेल्टा वी बहुत 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 छोटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी की जगह डीवी हो जाएगा। डेल्टा वी की जगह क्या हो जाएगा? डीवी। अब सुनना बात को ध्यान से, इतना लिख लिया सब लोगों ने? यस, इतना लिख लिया सब लोगों ने? चलो 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी एक्सेलरेशन को देखो, हम जानते हैं वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन? हम जानते हैं सर, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाय dt। तो अगर आप यहां पर वेलोसिटी की जगह वैल्यू रख दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा d डिवाइडेड बाय dt, और वेलोसिटी की जगह हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt। यानी कि क्या होगा भैया? एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हो गया d2x डिवाइडेड बाय dt2। डबल डेरिवेटिव, अगर हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे x का तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्या ये बात भी सबको क्लियर हो रही है? क्या ये बात भी सबको क्लियर हो रही है? डन भैया, डन भैया, थम्स अप्स लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा, एक और बात बताते हैं, वो भी सुने। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, अगर आपने पढ़ा dv डिवाइडेड बाय dt, तो सुनो बात को ध्यान से, अगर आप यहां पर dx से इंटू और dx से डिवाइड करोगे तो ये वाला ऊपर वाला dx बटे नीचे वाला dt दोनों मिलकर dx बटे dt क्या हो जाएगा? dx बटे dt हो जाएगा वेलोसिटी, और साथ में क्या हो जाएगा? dv बटे में क्या हो जाएगा? dx। तो ये रहा तुम्हारा एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला। बोलो यस और नो। अब बहुत सारे बच्चे, जब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनको देखता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं, तो वो ये सोचने में लग जाते हैं कि भैया कैसे, मतलब कब हमें यूज करना है इन सबको और कैसे हम यूज करेंगे। तो मैं बताता हूं एक एक करके। पहले यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया है ना? हाँ, साइन बटे कॉस आया इली है, ये कैसे हो जाएगा? साइन बटे कॉस इली कैसे हो जाएगा? हाँ, आईपैड लेना है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। चमका चमका, छापी छापी भी हो गया, छप गया सबका, छाप लिया तो आगे आ जाओ। अब सुनो, तुमने बोला एक्सेलरेशन का मतलब है, रेट ऑफ, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए सब लोग तू लिख रहा है ना? लिखने पे ध्यान दे रहा है? लिखना बंद कर, इधर आ। जब देखो तब बस लिखने पे लगा रहता है। मुंडी ऊपर उठा, कान खुले कर, दिमाग को खुला रख, घुटनों पे बादाम का तेल लगा, और इधर आ जल्दी से। A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई मेरे, जो वेलोसिटी होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दो चीजें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास क्या है भैया? मैग्नीट्यूड भी है, और वेलोसिटी के पास क्या है? डायरेक्शन भी है। यानी कि वेलोसिटी का चेंज 3 तरीकों से पॉसिबल है। वेलोसिटी का चेंज 3 तरीकों से पॉसिबल है। सर वो क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब कि स्पीड बढ़े या घटे, पार्टिकल तेज हो या फिर स्लो डाउन करे, पार्टिकल स्पीड अप करे या फिर स्लो डाउन हो। ये पहला तरीका। तो आजा जरा सबसे पहले यहां पर समझ, ठीक है? तो अगर मैं पहला केस यहां पर लिख रहा हूं सब लोगों के लिए, पार्टिकल स्पीड अप एंड स्लो डाउन, ठीक है? तो पहला केस हो सकता है बेटा यहां पर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, जिसे अपन लिखेंगे मोड ऑफ वी, और वो क्या रही, वो कांस्टेंट नहीं रही। मतलब कि दो बातें हो सकती है इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, स्पीड तुम्हारी बढ़ रही है, स्पीड तुम्हारी बढ़ रही है। भैया स्पीड कब बढ़ेगी? स्पीड तब बढ़ेगी जब एक्सेलरेशन वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर होगा। सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन उसको बढ़ा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी भी तेरी राइट में और एक्सेलरेशन भी तेरा राइट में। गाड़ी तेज भागेगी और तेज भागेगी और तेज भागेगी, जिधर चल रही है उसी तरफ एक्सेलरेटर को खींचते जा। तो स्कूटी धीरे चल रही थी, एक्सेलरेट किया, फास्ट हो गई, और एक्सेलरेट किया और फास्ट हो गई, और एक्सेलरेट किया और फास्ट हो गई, और एक्सेलरेट किया, दम खत्म। क्लियर है? दूसरी चीज ये अगर स्पीड तेरी लेफ्ट में हो और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में हो, अब गाड़ी इधर जाने की जगह इधर जा रही है, बोलो यस और नो? टाक 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 खींचते जा। जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा वैसे वैसे गाड़ी भागेगी और तेज भागेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। बोल हाँ कि ना? क्लियर है? रे चमका कि नहीं चमका? दूसरा केस है भैया, स्पीड का क्या होना? डिक्रीज होना। स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा? एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। यहां पे इसे रिटार्डेड मोशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये जो सिचुएशन आपने बनाई ये तुम्हारी एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कैसा मोशन है भैया? एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी अगर तुम्हारी राइट में है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा लेफ्ट में हो जाएगा भैया, और अगर वेलोसिटी तुम्हारी लेफ्ट में है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा राइट में हो जाएगा। माने क्या हो रहा है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट हो गए। मैंने ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया मतलब गाड़ी आगे जा रही है, ब्रेक लगाने से गाड़ी स्लो हो रही है। मतलब वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन अपोजिट, वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन उधर, वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर। तो गाड़ी धीरे 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 स्लो होगी। बोल हाँ कि ना? मजा आया? तो ये एंटी पैरेलल इसलिए होता है। क्लियर? पैरेलल होगा गाड़ी स्पीड अप करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एंटी पैरेलल होगा स्पीड कम होगी, और इसे बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम? डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन या इसी का एक और नाम है बेटा, इसी का एक और नाम है रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन, राइट? रिटार्डेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाएं बेटे, पहला केस था जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है भैया स्पीड, मैग्नीट्यूड का मतलब है भैया स्पीड, और स्पीड का मतलब है सर मोड ऑफ वी। अगर यहां तक सबको सारी बातें समझ आ रही है तो बता, जल्दी से आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब दूसरी बात है भैया यहां पे डायरेक्शन का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है वेलोसिटी का वी कैप। क्या है भैया? वेलोसिटी का वी कैप, जिसे तुम क्या लिख सकते हो? वी वेक्टर बटे उसी का मैग्नीट्यूड वी। बोल ये बात सबको चमक रहा है कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा जब डायरेक्शन चेंज होगी? सेकेंड केस बता रहा हूं बेटा, ठीक है? तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। सेकेंड केस में डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, बट स्पीड कांस्टेंट है। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट बट स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन। जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, सर्कुलर मोशन विथ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बेटा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। इसको एक काम करते हैं ना, और सिंपल शब्दों में अगर लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां अगर आप देखेंगे, यहां पर स्पीड कितनी है भैया? v है। यहां पर स्पीड क्या है भैया? v है। जब यहां आ जाएगा पार्टिकल तो भी स्पीड क्या रहेगी? सेम v, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। यहां डायरेक्शन ऊपर है, यहां डायरेक्शन लेफ्ट में है, यहां डायरेक्शन ऊपर है, यहां डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो यहां एक एक्सेलरेशन होगा, यहां पर एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो कि इसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज करेगा। बोलो यस और नो। पहला केस मेरे सभी बुलबुलों को समझ में आ गया? जल्दी बताओ। स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का मतलब है या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन, घटने का मतलब है रिटार्डेड मोशन। दूसरा केस बता रहा हूं जिसमें डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म सर्कल है, डायरेक्शन इज कीप्स ऑन चेंजिंग, बेटा, बट नॉट द स्पीड। क्लियर? जल्दी बताइए। मैग्नीट्यूड के नीचे लिखा है स्पीड और मोड में v लिखा है। मोड में v का मतलब है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर मैं मोड में v लिख रहा हूं, मतलब ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा स्पीड होता है, हमेशा स्पीड होता है। ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर, तीसरा क्या चीज हो सकता है? पहला स्पीड का चेंज, दूसरा डायरेक्शन का चेंज, तीसरा बोथ चेंजेस बेटा, दोनों चेंज हो। यहां पर बोथ चेंजेस, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों। ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, ना तो तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो बेटा, और ना तुम्हारा यहां पर, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी क्या नहीं होनी चाहिए? वो भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? प्रोजेक्टाइल मोशन। डिटेल में जब पढ़ाएंगे चैप्टर तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें जो बोर्ड पे लिखी हैं, क्या ये सबको समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से यस और नो। वाई बच्चे? बिकॉज अगर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उससे वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट हुआ, तो वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड को घटाएगा। पैरेलल हुआ तो बढ़ाएगा, एंटी पैरेलल हुआ तो घटाएगा। लेकिन आपने यहां पर क्या लिख दिया? आपने लिख दिया स्पीड कांस्टेंट। आपने यहां पर क्या लिख दिया? स्पीड को कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, अदरवाइज वो स्पीड कांस्टेंट होगी ही नहीं, अदरवाइज स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए बोला है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्लियर है? बोलिए सर नो। चमक गया? बोल चमक गया कि नहीं चमका? चमका, बहुत अच्छे से चमका सबको सारी बातें। बहुत बढ़िया।
तीसरा केस मैंने बताया दोनों चेंज होंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी। और ये है एग्जांपल किसका बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसको अपन आगे बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिटार्डेशन को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब पार्टिकल तुम्हारा, मैं ये तीनों डायग्राम्स, ये तीनों सिचुएशन को आपको ऐसे बता देता हूं, देखो एक्सिस डायग्राम बना करके समझाता हूं, तब आपको क्लैरिटी और आएगी। अगर यहां पर गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है, मेहनत करोगे तो रोल्स रॉयस खरीदोगे, मेहनत नहीं करोगे तो गाड़ी ऐसे ही मिलेगी डब्बे वाली। वेलोसिटी इधर है, मतलब गाड़ी इधर जाएगी। गाड़ी किधर जाएगी वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन से डिसाइड होता है। गाड़ी जाएगी प्लस एक्स में या गाड़ी जाएगी माइनस एक्स में, ये कौन डिसाइड करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो कहां जा रही है बेटा, वो प्लस एक्स में जा रही है। अब आपने अगर बोला कि इस गाड़ी का एक्सलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हो, v भी इधर a भी इधर, तो आप इसको बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे आप इसको, एक्सलरेटेड मोशन। बोलो यस और नो। क्लियर है, क्लियर है, बोलो हां कि ना। चमक रहा है, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मोशन माय डियर फ्रेंड वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। इस पूरे के पूरे सेटअप में जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो अगला जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत खूबसूरती से पढ़ना है पूरा डिटेल में, राइट। बहुत बढ़िया। अगर रिटार्डेड मोशन की बात करनी है जी, रिटार्डेड मोशन की बात करनी है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से। रिटार्डेड मोशन की बात करनी है तो आप ये बोलोगे कि ये जो डब्बा गाड़ी है, ये डब्बा गाड़ी का वेलोसिटी v राइट में है, ये राइट में जाना चाहता है, लेकिन अगर आपने एक्सलरेशन लेफ्ट में लगा दिया तो आप इसको बोलोगे रिटार्डेड मोशन। आप इसको क्या बोलोगे, रिटार्डेड मोशन। ठीक है, इसी को रिटार्डेड मोशन या इसी को रिटार्डेशन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं डी एक्सलरेटेड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्सलरेटेड मोशन। दोनों का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया, दोनों का मतलब आपको क्लियर हो गया, बोलो ये सुनो। अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब आप यहां पे क्या बोलोगे, एक्सलरेटेड मोशन है तो बेटा जो तुम्हारी स्पीड है वो लगातार क्या करेगी, बढ़ेगी, और यहां पर जो तुम्हारी स्पीड है वो लगातार क्या करेगी, घटेगी। ये चमक गया सब लोगों को। आगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी यहां तक अगर सबको चमका हो तो बताइए, राइट एवरीवन। ठीक है, मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल का आप सब लोग जवाब देंगे जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि dv बटे dt जो है वो मेरा 0 है, बट एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ dv डिवाइडेड बाय dt मेरा नॉन जीरो है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तुम्हें बताना है। ये ट्रू है या फॉल्स है तुम्हें ये बताना है जल्दी से। ये पहला मेरा जो पॉइंट है उसका ट्रू फॉल्स बताना है। दूसरा पॉइंट बना रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि d mod of v डिवाइडेड बाय dt, ये मैं कह रहा हूं 0 है, लेकिन d ऑफ v वेक्टर डिवाइडेड बाय dt ये मैं कह रहा हूं कि नॉन जीरो है। आप लोगों को बताना है ट्रू और फॉल्स में, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले तो जो लिखे गए मीनिंग्स हैं, जो लिखी गई चीजें हैं, जो वेक्टर नोटेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनके मीनिंग्स को समझिए तो आपको बात समझ में आएगी। ये बोल रहा है d बटे dt और ये मोड में v लिखा है, मतलब ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड जो है उसका रेट ऑफ चेंज अगर 0 नहीं है, माने स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, और बढ़ाने घटाने वाला कौन होता है, एक्सलरेशन।
तो यहां पर क्या बोल दिया, dv बटे dt। अरे ये dv बटे dt यही क्या होता है, यही चीज तो तुम्हारा एक्सलरेशन होता है। तो बोल रहा है कि एक्सलरेशन 0 है लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो पहला वाला हो गया जोर से फॉल्स। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक्सलरेशन 0 नहीं हो सकता। अगर स्पीड स्पीड बदल रही है तो एक्सलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए, या तो स्पीड की डायरेक्शन में या स्पीड से अपोजिट। बोलो यस और नो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। सबको समझ आया, सबको समझ आया। तो ये पहली क्लैरिटी आप सब लोगों को आ गई कि सर कैसे हमने इसको फॉल्स पहचाना। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डी वी बार बटे डी टी, यानी कि इसका मतलब है स्पीड का कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0, मतलब स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है लेकिन एक्सलरेशन 0 नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे हाँ भैया ये पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर एक्सलरेशन वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाए तो स्पीड रहेगी कांस्टेंट। स्पीड रहेगा कांस्टेंट माने कि उसका रेट ऑफ चेंज, उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जो चीज कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलेगी, इसलिए dv बटे dt 0 नहीं होगा। बोलो यस और नो। इसलिए dv बटे dt 0 नहीं होगा। क्या यहां तक मेरे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को सारी बातें समझ आ गई? ये 0 नहीं निकला, राइट। बेसिकली तुम समझो, जब तुम किसी भी एक्सलरेशन को लिखते हो तो तुम क्या लिखते हो, तुम लिखते हो ऐसे, एक्सलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां आप लिखते हो d डिवाइडेड बाय क्या, dt। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर क्या लिखते हो तुम, v वेक्टर। अच्छा ये क्या है सर, ये नीट प्लस बात बता रहा हूं। ये क्या है भैया, ये नीट प्लस बात बता रहा हूं। इसको बोलते हैं कोर कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, कोर कॉन्सेप्ट। तुम्हारे दिमाग के तार हिलाने वाला हूं मैं, तुम्हारे दिमाग के तार हिलाने वाला हूं। फार मोमेंट क्रिएट होगा, अभी सुनो, फार मोमेंट क्रिएट होगा, अभी सुनो जल्दी को, बात को ध्यान से, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सलरेशन है तुम्हारा, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है। मैंने जो बोला था कि वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और वो एवरेज एक्सलरेशन की बात है। अभी सारी बातें कराएंगे एक एक करके, अभी तुम बहुत आगे मत जाओ, राइट। आ जाओ जरा यहां पे, हाँ हाँ लिखना है, लिखो लिखो। हाँ डाउट बताओ, क्या डाउट है, क्या डाउट है, क्या डाउट है? सेकंड समझ नहीं आया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या यहां पे जो बताया, यहां पे जो सेकंड वाला बताया वो क्लियर हुआ? क्या ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। यूसीएम का मतलब है, यू स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म, सी मतलब सर्कुलर, एम मतलब मोशन। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने ये बोला कि जब मैं ये स्लाइड समझा रहा था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? कम ऑन एवरीवन। गधों की तरह पिछले वाले सवाल का जवाब मत दो, ये पूछ रहा हूं, ये क्लियर हुआ? यस भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है।
अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब तुम यहां आए तो बेटा तुम्हारे घुटनों में सही में जबरदस्त दर्द है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये वही तो लिखा हुआ है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां लिखा है, यहां लैंग्वेज में लिखा है और वहां जाकर के मैथ्स में लिख दिया। रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, एक सवाल से रिपीट कर रहा हूं, एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला था, लेकिन अब तुम लोगों ने मतलब क्या अच्छी चीज क्या खोलनी अब तुम्हारे सामने है। जैसे जैसे बोला जाए ना, जब जब वैसे वैसे सोचा करो, वैसे वैसे लिखा करो, वैसे करके देखा करो, तो फिजिक्स तुम्हें समझ आएगी। ये कोई ऐसे कथा नहीं चल रही यहां पर, है ना, कि भाई ऐसी क्लास चल रही जिसमें आपको बस ज्ञान दिया गया, कथा सुनाई गई, तुमने कथा सुनी, वाह 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 वाह, मजा आ गया यार, आज कथा में इस वाले किरदार ने इस वाले किरदार को मारा, इस वाले किरदार ने उस वाले किरदार पर हमला किया, ये बहुत बढ़िया चीज चली, ठीक है, अब सारे सवाल अपने को याद रह जाएंगे क्योंकि बस अपने को टिक करना है। फिजिक्स में तुम्हारा एटीट्यूड बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बताते फिर से बताते, बता दें, आ जाओ जरा, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक सवाल कराता हूं, फिर वो नीट प्लस वाले कॉन्सेप्ट पर लेकर के चलता हूं। अभी सुनना ध्यान से बेटा जी, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, जब वो यहां है तो उसकी स्पीड इधर है, v स्पीड से घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज सर्कल में घूमे और इसकी स्पीड कांस्टेंट हो? देख जरा यहां पर, है ना। अब ये मत बोलना कि आप जो है वो करके बता रहे हो, क्या बोलते हो तुम इसको, फ्लेक्स कर रहे हो। एप्पल की जो घड़ी है वो घूम रही है मेरे हाथों में, एंड व्हेन यू लुक एट दिस, अभी ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, बराबर स्पीड से चक्कर लगा रही है, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे करने जाऊंगा तो देखो इसकी स्पीड बढ़ा भी सकता हूं, मैं इसकी स्पीड बढ़ा भी सकता हूं। तो जब ये घूम रही है ऐसे सर्कल में, तो क्या तुझे इसकी स्पीड कांस्टेंट नजर आ रही है? मुझे बस इस बात का जवाब दे, क्या तुझे स्पीड कांस्टेंट नजर आ गई? क्या तुझे स्पीड कांस्टेंट नजर आ गई? बोलिए सुनो, अगर विजुअलाइज कर लिया, अगर तूने विजुअलाइज कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस, घूमर 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 घूमे रे, हाँ घूमर 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 घूमे से। अब सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है, यहां पर भी v, जब यहां आएगा तो यहां पर भी v, और जब यहां आएगा तो यहां पर भी v। बोले भैया इसके बीच में यहां आया तो यहां पर भी v, और जब यहां आया तो यहां पर भी v। अरे मेरे बुलबुले सुन ध्यान से, स्पीड v, स्पीड v, स्पीड v, स्पीड v, स्पीड v, लेकिन यहां डायरेक्शन किधर है, आई में, यहां डायरेक्शन जे में, यहां डायरेक्शन माइनस आई में, डायरेक्शन बदल रही है। तो तू इसमें क्या लिखेगा, तो इसमें लिखेगा एक बात कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको कि हम स्पीड कहते हैं, वो हमें कांस्टेंट दिख रही है, सब जगह पर सेम है, सब जगह पर सेम है, इसलिए ना तो स्पीड की डायरेक्शन में, ना स्पीड से अपोजिट कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, ना तो इसकी डायरेक्शन में और ना इससे अपोजिट कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए। बोलिए यस और नो। और अगर ऐसा है तो भैया हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर हो गया। बोल हाँ कि ना, हो गया, बोल जल्दी, चमका कि नहीं चमका? बोले भैया लेकिन इस सवाल में एक बात क्लियर हो गई कि जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसे वी कैप बोलते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, कभी आई प्लस जे, कभी केवल जे, कभी माइनस आई जे, कभी केवल माइनस आई, फिर आगे चल करके माइनस आई माइनस जे, फिर कभी माइनस जे, फिर आगे चल के वापस से प्लस आई माइनस जे, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग।
ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वी कैप का मतलब है, वी कैप का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। बोल चमका कि नहीं चमका? क्योंकि क्योंकि जब तू लिखता है किसी एक्सलरेशन को, सुन बुलबुले इधर, जब तू लिखता है किसी एक्सलरेशन को तो तू लिखता है डी बटे डी टी वी कैप, और इसे क्या लिखेगा? इसे लिखेगा डी डिवाइडेड बाई डी टी। वी कैप में, वी वेक्टर में दो बातें हैं, एक वी कैप और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। सर यहां वी कैप क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वी क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बोल 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 चमका कि नहीं? अब सुन, यहां पे अगर लिखेगा तो ये हो गया तेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और ये हो गया तेरा सेकंड प्रोडक्ट। मुर्गा रूल लगा दे, मुर्गा रूल लगा दे डिफरेंशिएशन का। तो जब तू यहां लिखेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो लिखेगा एक फंक्शन एज इट इज और दूसरा फंक्शन लिखेगा डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। फिर लिखेगा दूसरा फंक्शन वी वेक्टर एज इट इज और यहां पर लिखेगा डी वी बटे डी टी। बोल हां कि ना? ये बनता है तेरा एक्चुअल एक्सलरेशन, ये बनता है तेरा एक्चुअल एक्सलरेशन। आई बात समझ में तुझे? बट इन 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 क्या बोला तूने? इन यूसीएम, इन क्या बोलेगा? इन यूसीएम हमें पता है कि जो v है वो कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट होने का मतलब है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो देख तेरे एक्सलरेशन का वैल्यू क्या बचेगा? स्पीड इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। स्पीड इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। बोल हां कि ना? वेक्टर समझते हो? वेक्टर, वेक्टर समझते हो? किसी भी वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में दो बातें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हमेशा ऐसे कैप लगा के लिखा जाता है, तो यही तो लिखा, एक वी कैप और दूसरा वी अकेला। अब यहां पर एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल लगाया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर v तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो dv बटे dt जीरो होगा, तो एक्सलरेशन की वैल्यू बची कि नहीं बची बेटा? और यही एक्सलरेशन क्या है? यही एक्सलरेशन तो तुम्हारा dv बार बटे dt है। बोलो यस और नो? यही एक्सलरेशन क्या है? dv बार बटे dt। अरे तो देख, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है क्या? नहीं आ रही है। इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। ये जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है। अब चमका, अब चमका वो लॉजिक। यूसीएम मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्लियर? राइट। अरे बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? बात समझ में आ रही है तन्ने? बहुत तगड़ी बात बता दी है, बहुत तगड़ी बात बता दी है अभी यहां पर। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, बहुत बढ़िया सवाल के साथ। ठीक है, तो ये जो तूने सीखा ना मेरे दोस्त, ये जो तूने सीखा ना, अगर तू जा करके किसी से भी पूछेगा, यहां से अगर तुझे निकालना है डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, तो उसका आंसर निकल कर आ सकता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड। क्लियर है? तो तूने क्या सीखा? तूने ये सीखा कि भैया अगर कोई सर्कल में घूमता है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती है, और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है इसलिए डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, जिसको कि हम एक्सलरेशन कहते हैं, वो जीरो नहीं हो सकता। अब बताइए फार मोमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं? अब एक और चीज कराता हूं, तुम लोग इतनी शिद्दत से पूछ रहे हो
तो मेरा भी मन लग रहा है तुम्हें और चीजें बताने का। एक सवाल, अब देखो, एक ऐसे सर्कल का सवाल मैंने कराया जिसमें अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पे स्पीड मान ले v है और यहां थोड़ा आगे बढ़ा, यहां पे थोड़ा आगे बढ़ा तो स्पीड की वैल्यू को v1 बोल दिया, यहां थोड़ा आगे बढ़ा स्पीड की वैल्यू को v2 बोल दिया, और मैंने साइड में लिख दिया यहां पे जब गया तो स्पीड की वैल्यू को v3 लिख दिया, और जब यहां पहुंचा तो स्पीड की वैल्यू को v4 लिख दिया। सुनना सब लोग ध्यान से, ठीक है? ये है v0, v1, v2, v3, v4, और मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं गिवन है, सुनना ध्यान से, गिवन दैट v0 सबसे छोटा है, फिर v1 उससे बड़ा है, फिर v2 उससे बड़ा है, फिर v3 उससे भी बड़ा है, और v4 सबसे बड़ा है, v4 सबसे बड़ा है। आप बताओ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर कैसा और किधर होना चाहिए? यहां डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। क्या अगर मैं एक्सेलरेशन के वेक्टर्स की बात करूं बेटा, ड्रॉ द एक्सेलरेशन वेक्टर्स एट ईच पॉइंट। पहली चीज, क्या आप लोगों को स्पीड कांस्टेंट दिख रही है? सबसे पहली बात यह समझो, क्या स्पीड कांस्टेंट दिख रही है? जवाब मिलेगा नहीं भैया, स्पीड कांस्टेंट नहीं दिख रही है। यहां स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए जितना एक्सेलरेशन यहां होगा बेटा, जितना बड़ा एरो यहां सेंटर की तरफ होगा, उतना ही बड़ा एरो यहां पे भी होगा सेंटर की तरफ, उतना ही बड़ा एरो यहां पे भी होगा सेंटर की तरफ, उतना ही बड़ा एरो यहां पर भी सेंटर की तरफ, उतना ही बड़ा एरो यहां पर भी सेंटर की तरफ। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये एक्सेलरेशन क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। क्योंकि स्पीड तुम्हारी क्या हो रही है, स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है। तो यहां सारे के सारे एक्सेलरेशन क्या होंगे, सबका एरो सेम लेंथ का होगा और सब सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होंगे। क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? क्या यहां पर ऐसा हो सकता है बेटा? अब सुनो, तुम्हारे दिमाग के तार खोलते हैं। तुम बोलोगे भैया यहां पे जो भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए थोड़ा सा वेलोसिटी की डायरेक्शन में झुका हुआ। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस स्पीड की डायरेक्शन में और एक इससे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाला इसको सर्कल में घुमाएगा और ये पैरेलल वाला इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। सुन रहा है? तो यहां पे जो एक्सेलरेशन तुझे दिखेगा वो दिखेगा यहां पे, अगर a1 है, थोड़ी देर बाद जब आगे जाएगा तो यहां दिखेगा कुछ ऐसा, एक इधर और एक इसकी डायरेक्शन में, और वो दिखेगा तुझे a2। राइट? बोल हाँ कि ना? स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग बेटा, स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। बोलो यस और नो। बहुत अलग चीज बता दे रहा हूं बेटा आज मैं क्लास में, तुम थोड़ा अगर साथ दोगे, ठीक है? पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मैं कुछ और बात कर ले जाऊंगा तुझसे आज यहां पर, ठीक है? वो सभी बच्चे जो ये कह रहे हैं कि भैया समझ नहीं आया, या दोबारा बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, धीरे बता दीजिए। When you see this class, एक भी जगह पर अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग जाए तो बता दीजिएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि तुम उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो जिसे मैं सोचने के लिए कह रहा हूं। सुनो, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड की डायरेक्शन में
स्पीड के कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड की डायरेक्शन में या स्पीड से अपोजिट एक्सलरेशन नहीं हो सकता। यह बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। अब तुम अगर इसमें गधों की तरह एकदम बिल्कुल घुटने खाली करके बोलोगे कि नहीं समझ आ रहा, अरे कैसे समझ नहीं आ रहा यार? स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड की डायरेक्शन में एक्सलरेशन जीरो, स्पीड से अपोजिट एक्सलरेशन शुड बी जीरो। लेकिन पहले स्पीड एक्स में है, फिर कहीं और है, फिर कहीं और है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सलरेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये यहां पर प्रूव कर दिया। क्लियर? अब बताओ, अब बताओ, क्या यहां तक सबको समझ आया? अगर यह समझ आया तो मैं इस पर आगे जाऊं, अगर तुम्हें यही नहीं समझ में आया तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा। राइट? एंग्री मोड ऑन है। अब बहुत प्यार से बात हो गई, बहुत प्यार से बात हो गई, क्योंकि 100,000 बार, 1,100 बार यह बता चुका हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड की डायरेक्शन में और स्पीड से पैरेलल, स्पीड से पैरेलल और स्पीड से एंटी पैरेलल एक्सलरेशन नहीं हो सकता। क्या तेरे भेजे में यह बात नहीं बैठ रही? बुरा मत मान, प्यार से गधा कह रहा हूं, हक है मुझे तेरा मास्टर होने के नाते तुझे गधा, बुलबुला, ढक्कन, लल्ला, लल्ला कुछ भी कह सकता हूं, ठीक है? लल्लू तो प्रॉब्लम होता है। सुन, कहते डाटा मत करो, अरे डाटा मत करो। कितनी बार बोला, कितनी बार बोला कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, रुकाऊ मैं यार, चल ठीक है आपस में बात करते हैं, आपस में बात ही करते हैं आज, चल ठीक है। तू बोल रहा है नहीं समझ आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या तुझे वो बात क्लियर है? तू उसका जवाब नहीं दे रहा, बस तू एक बात लिख रहा समझ नहीं आ रहा है। अरे बुलबुले क्या हो गया तुझे है? और अब सुनो, जितने लोग जो है ना, मुझे कुछ लोग तो साफ साफ समझ में आ गए और उनको क्या है अपन करेंगे इग्नोर, जो बस केवल एक बात लिखते नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये नहीं लिखते कि क्या समझ नहीं आया, क्या डाउट है वो नहीं लिखेंगे। मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल मैंने पूछा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसमें उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। पहले यहां पर मान ले 10 थी, वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू लिख देता हूं, चल वैल्यू लिख देता हूं। पहले यहां पर वैल्यू 10 थी, पहले यहां पर वैल्यू मान ले 10 थी, फिर यहां पर वैल्यू 20 हो गई, फिर यहां पर वैल्यू 30 हो गई, फिर यहां पर वैल्यू 40 हो गई, फिर यहां पर वैल्यू 50 हो गई। इट इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। वन लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, वन लास्ट टाइम, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं समझ आया तुम तुम्हारा देख लो, सोचो यहां पर ये है डायरेक्शन, वन लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग, सेकेंड पॉइंट, ठीक है? वन लास्ट टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, ये गिवन है, स्पीड कांस्टेंट है, ये गिवन है। अब स्पीड कांस्टेंट तभी हो सकता है जब इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन जीरो हो और इस डायरेक्शन में भी एक्सलरेशन जीरो हो, दोनों डायरेक्शन में एक्सलरेशन जीरो होना चाहिए। तुम अगर क्लास में ऐसे बदमाशी करोगे तो मैं एक बात बता देता हूं बेटा, मैं क्लास को टाइम के पहले खत्म करके चला जाऊंगा। उससे उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो सही में पढ़ रहे हैं और जिन्हें समझ आ रहा है, ठीक है? तो जितने भी अपना भविष्य खराब करने आए हैं उन्हें तो मेरा आशीर्वाद है, ठीक है, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, होने दो खराब, ठीक? लेकिन क्या आप हमें चैन से जीने दोगे? लिख रहा हूं, लिखो उसको। अब अगर कोई वहां गया इस डायग्राम पे,
यहां नहीं जाना है, बस यहां सुनना है। ठीक, स्पीड कांस्टेंट ये गिवन है, स्पीड की डायरेक्शन में एक्सलरेशन नहीं हो सकता और ना ही एंटी पैरेलल हो सकता है। तो अगर तूने परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी डायरेक्शन में एरो बनाया, परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी डायरेक्शन में एक्सलरेशन का एरो बनाया, तो इस एरो के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर। अरे तूने ही तो बोला अलोंग नहीं होना चाहिए, तूने ही तो बोला अलोंग नहीं होना चाहिए, राइट? बोले सर मैं एक्सलरेशन अगर ऐसे बना दूं तो, अरे भाई ऐसे बना देगा तो भी इस एरो के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। और अभी तूने ही तो बोला स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये वाला एरो नहीं हो सकता। तो जब तू बोल रहा है कि ये एरो नहीं होना चाहिए, ये एरो नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या? बचा केवल एक ही एरो। क्या वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है? हां। तो कैसे परपेंडिकुलर है ये बात क्लियर हुई? कैसे परपेंडिकुलर है ये बात क्लियर हुई? बोलो यस और नो। अब लिख दे यार एक बार, जिनको समझ में आ गया वो तो लिखो यार कम से कम। नहीं समझ में आया ये लिखने वाले अगर 10 हैं तो समझ में आए वाले भी तो होने चाहिए ना, कि तुम बस सुमड़ी में बैठे हो, खाली मेरा टेम्परामेंट खराब करने के लिए ही बच्चे बिठा रखे हैं क्या? क्या सिखा रहा था यार मैं, क्या क्या कहानी बताने ले जा रहा था तुम्हें? तुम क्या गधे हो यार सच में। अब समझ आ गया कि नहीं आया? बेस्ट होता है चैट को प्राइवेट करके एकदम प्लेन पढ़ाते रहो। यहां पे जो स्पीड दिख रही है, यहां पे जो स्पीड दिख रही है, यहां पे जो स्पीड दिख रही है, ये लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब इस डायग्राम में दो एक्सलरेशन होने चाहिए, एक कंपोनेंट इस स्पीड की डायरेक्शन में और एक इससे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाले का काम है इसकी डायरेक्शन बदलना, और ये अलोंग वाले का काम है इसके मैग्नीट्यूड को बदलना। इसलिए इसलिए यहां पे जो एक्सलरेशन होगा, अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया तुमको पढ़ाना कैसे है। मैं बिल्कुल समझ गया। जितना तुमने मेरा आज टाइम वेस्ट किया है, ये मेरी तरफ से वार्निंग थी और चैलेंज था। ये वन एंड लास्ट टाइम था, अब तुम नहीं कर पाओगे, राइट? बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो एक्सलरेशन होगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, उसके भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। और वो कितने होंगे सर? वो होंगे एक इसके अलोंग और एक इससे परपेंडिकुलर। इसलिए यहां पे A2 इधर दिखेगा। जब यहां आ जाएगा तो भी एक्सलरेशन के दो कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से भैया? एक जो इसकी डायरेक्शन में हो, जो इसको बढ़ाने का काम करे, और एक परपेंडिकुलर जो कि डायरेक्शन को चेंज करने का काम करे। तो जब आप यहां जाओगे तो यहां पे एक्सलरेशन का वेक्टर इधर दिखेगा, इसको आप A3 बोलेंगे। यहां पे एक्सलरेशन का वेक्टर इधर दिखेगा, इसको आप A4 बोलोगे। और यहां एक्सलरेशन का वेक्टर इधर दिखेगा, आप इसको A5 बोलोगे। बात समझ में आ रही है? ये टोटल एक्सलरेशन वैल्यूज है जिनमें दो कंपोनेंट मिक्स है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ, इसको नोट करना, नोट कर लो जल्दी से। बहुत बदमाश हो यार तुम लोग, हैं? नहीं हो कि नहीं बदमाश? बताओ। बहुत बदमाश हो। तूने फीस भरी है, तूने पैसा दिया है, तेरा करियर दांव पे लगा है, बस तुझे उधर मजे में बैठ करके खाली चैट में नहीं चमका, नहीं चमका, नहीं चमका, नहीं चमका, समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लिख करके मेरा टेम्परामेंट लूज कर रहा है, जबरदस्ती क्लास का टाइम खराब कर रहा है। तो सोच किसका नुकसान हो रहा है। मैं 4 सवाल ज्यादा करा चुका होता अभी तक। अरे 4 सवाल ज्यादा कर चुके होते, मैं 4 सवाल ज्यादा कराता, 4 चीजें तू ज्यादा सीखता, तो तेरा फायदा होता, तेरा भला होता ना। चमक गया। हाँ,
आधे से ज्यादा को तो मिर्ची इस बात पे लगी होती है कि चैट आपने पब्लिक कैसे कर रखी है, क्योंकि हम तो इंस्टा आईडी लेने आए थे। हम हमारी मोहब्बत के खत भेजे कहां पे? गुलाब लिखे तो खत तुझे, हाँ तेरी याद में वो मेरे पास रह गए, क्योंकि चैट प्राइवेट थी। अरे पागल वागल हो रखा है के? अभी अगर राइट नाउ 10 रुपया का समोसा खाने की बात आ जाएगी तो बापू के नाज लाना पड़ेगा, बापू के जाके कहना पड़ेगा बापू 10 रुपया दे दो, समोसा खाना है। लेकिन ये बुलबुला क्लास में जाकर के औरों के सामने चौड़ में आकर के क्या कर रहा है? भाई पिज्जा पार्टी करेंगे अपन, पिज्जा पार्टी। अरे क्यों दूसरों को पिज्जा खिलाने की प्रोमिसेस कर रहा है जब खुद के पास समोसे खाने की व्यवस्था नहीं है? है? गुस्सा उस्सा नहीं कर रहे, लेकिन सुनो मेरी बात, जब जरूरत पड़ेगी तो डांट वाट तो लगाएंगे, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगी तो डांट वाट तो लगाएंगे। तुम फालतू बात करते हो यार। जोर से चमका, अब सब चमक गया। डांट लगा दी, अब सब चमक गया। ठीक है, चलो आ गया समझ में? हाँ, यो जो तारा तरीका है ना, जो तारे लाग रहा से कि चैट में कुछ भी लिखण लाग रहा है और ते क्लास ना टेम्परामेंट खराब कर रहा है। सुन मारी बात, लठ लेके जो मारना है ना, मैंने यो कैमरा का अंदर घुस के मारूंगा। हाँ, समझ गया? बहुत बढ़िया, आजा जरा अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा माहौल ठीक किया, अब बात करते, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुन जरा बात को ध्यान से। तो ये बोला गया है, सवाल है बढ़िया सा सुंदर सा। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है बेटा, ठीक है? तो इनिशियली अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जा रहा है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। कहां जा रहा है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस। इन 10 सेकेंड्स पार्टिकल ने क्या किया बेटा? पार्टिकल ने इन 10 सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी हो गई? सेम 10 मीटर पर सेकेंड है, सेम 10 मीटर पर सेकेंड है। एट या अलोंग कर देते, चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान करते। पहले अलोंग कहां पे कर दिया? अलोंग वाई एक्सिस। पूछा है यहां पर बुलबुलो, एवरेज एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी? क्या पूछा है? एवरेज एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी? पहले पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, अब पार्टिकल वाई एक्सिस में जा रहा है, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, ब्लॉक किसी को नहीं करेंगे। मेरे सारे मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन है, ठीक है? किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा। तो सुन मेरी बात, तुझे अगर बुरा लगा ना, लाड़ कर देते ऐसे। नहीं, बुरा लगा, बुरा नहीं मानना। बुरा क्यों नहीं मानना? बड़ा भाई हूं तेरा, डांट लगाऊंगा। डांट आज भी लगाई है, कल भी लगाऊंगा, शायद रोज लगाऊं, जरूरत पड़ी तो शायद एक ही क्लास में 5-5 बार लगा दूं। जब तक तू सुधरेगा नहीं, जब तक तू सीखेगा नहीं, जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाएगा, तेरे पीछे पड़ा रहूंगा मैं। ठीक है, चलेगा ऐसा? हाँ, टेंशन इधर देख मेरी तरफ। हाँ, डन है? ऐसे ऐसे नहीं यार, ऐसे ऐसे नाराज नहीं होते, ठीक है? आ इधर सवाल करते हैं। हाँ, आ जाओ इधर। एवरेज एक्सलरेशन को तुम लोग बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या बेटा? टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, सभी चैंपियंस को देखना, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सुनना, फाइनली पार्टिकल 10 से मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस। मतलब तुम लिखोगे एवरेज एक्सलरेशन की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड, y एक्सिस का मतलब j कैप, माइनस फॉर्मूले का लगाओगे, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 10, x एक्सिस में मूव कर रहा है मतलब i कैप, और बटे में कितना समय लगा इस चेंज में? 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा a एवरेज इज इक्वल टू 10j डिवाइडेड बाय 10, यानी कि j कैप आएगा, और यहां पर 10i डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हो जाएगा माइनस का i। ये तुम्हारे एवरेज एक्सलरेशन का वैल्यू है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस एवरेज एक्सलरेशन का
मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस आई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी √2 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है यहां पर? प्लस का जे माइनस का आई, माइनस का आई मतलब वेस्ट, प्लस का जे मतलब नॉर्थ, तो ये कहां पर आएगा? ड्यू, ड्यू कहां पर? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटा, माइनस आई मतलब वेस्ट हो गया, प्लस जे मतलब नॉर्थ हो गया, इसलिए लिखा अपन ने ड्यू नॉर्थ वेस्ट। चमका सब लोगों को कि नहीं? चमका सब लोगों को कि नहीं? क्लियर है बेटा? अब वो जो बात थी अपन ने करी थी, देखो यहां पे अगर डायग्राम से समझोगे, ग्राफिकल मेथड, मेथड नंबर 2 बता दे ग्राफिकल मेथड सभी लोगों को, बता दे ग्राफिकल मेथड सभी लोगों को, जल्दी बताओ क्या ये ग्राफिकल मेथड सिखाए हैं सबको? चमका, जोर से चमका, बहुत बढ़िया। इनिशियली पार्टिकल वॉज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स में जा रहा था, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी कहां पे बेटा? वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, इस बात को सुनिए सब लोग ध्यान से। हम ये करते हैं सर कि बात यूं हो रही है, ग्राफिकल मेथड ये कहती है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है अपने को। चेंज इन वेलोसिटी होता है आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल। सुनना ध्यान से सब लोग, v फाइनल माइनस v इनिशियल। आप फाइनल वेक्टर को तो सेम रखो, फाइनल वेक्टर को सेम रखो, ये रखा आपने। v फाइनल आपका ऊपर की तरफ है, वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिख रही है सबको, और जो इनिशियल वेक्टर है उसको यहां बना देते हैं ऐसे, ये भी दिया हुआ है। भैया आपने क्लास में वेक्टर्स में सिखाया है, जिस वेक्टर के आगे माइनस लिखा हो उसके हेड से आप फाइनल वाले की तरफ क्या करोगे? ऐसे एरो बना दोगे। क्या ये एरो सबको दिख रहा है? क्या ये एरो सबको दिख रहा है? ये तेरा नॉर्थ है बेटा, ये तेरा नॉर्थ है बेटा, और ये तेरा वेस्ट है बेटा। बोल हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना। ये क्या है भैया? ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्थ की। ये डायरेक्शन किसकी है भैया? वेस्ट की। तो क्या तुझे ये एरो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं दिख रहा है? बोले भैया एग्जैक्ट बीच में कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये भी 10 है लाला और ये भी 10 है, तो ये वाला एंगल तेरा 45 डिग्री आएगा, और ये एंगल 45 डिग्री आएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। और अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बाइसेक्ट हो रहा है 45-45 से, तो इस डायरेक्शन को आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलोगे आप इसको? नॉर्थ वेस्ट। अगर सबको चमका तो यहां पर देखो, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में है, और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी किधर आया? नॉर्थ वेस्ट में आया। तो क्या तेरे भेजे में ये बात बैठी? अब जो भैया ने एक बात लिखी थी थोड़ी देर पहले, फाइनल वेलोसिटी किधर है? फाइनल वेलोसिटी नॉर्थ में है। फाइनल वेलोसिटी कहां है? नॉर्थ में। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन कहां है? नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कहां है? नॉर्थ वेस्ट में। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो एक और सवाल कराता हूं, बोल हाँ कि ना। चमक रहा है तुझे? 45 डिग्री फिर से समझा दो, फिर से समझा देते 45 डिग्री, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो ये तुम्हारे पास 10 है, ये तुम्हारे पास 10 है। जब ये भी परपेंडिकुलर भी 10, बेस भी 10, तो बेटा दोनों परपेंडिकुलर और बेस अगर इक्वल हो गए तो एंगल 45 होना चाहिए ना, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 10, बेस भी 10, तो 10/10 क्या हो जाएगा? 10/10 हो जाएगा 1, राइट? बोलो यस और नो। क्लियर है? अब एक सवाल और जिसमें वैल्यू चेंज करता हूं, जिससे आपको सीखने में मदद मिलेगी। एक सवाल और जिसमें वैल्यू चेंज करता हूं, जिससे आप लोगों को सीखने में मदद मिलेगी। सारा का सारा सवाल सेम टू सेम तरीके से चलेगा, बस आपको देखना यह है कि आंसर कैसे करना है। ठीक है, ये मेथड नंबर 2, यहां से इसको हटा देते हैं। सारा का सारा सेटअप आपको दोबारा समझाते हैं मेथड 2 के साथ। ठीक है बच्चों, बस इतना सा कर रहे हैं कि जो आपने वेलोसिटी देखी इनिशियली 10 थी एक्स एक्सिस में, फाइनल वेलोसिटी को 10 की जगह पर चेंज करके कर देते हैं 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड, और वो भी अलोंग वाई एक्सिस। अब आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम तरीका है। तो क्या किया जाएगा सर? एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सर 10√3,
y एक्सिस मतलब j कैप, और यहां पे माइनस फॉर्मूले का लगेगा। 10 मीटर पर सेकेंड x एक्सिस मतलब वैल्यू 10 और x एक्सिस मतलब प्लस i, बटे में लिखा जाएगा समय 10। तो ये आंसर आ रहा है सर एवरेज एक्सलरेशन का वैल्यू √3j माइनस कितना हो जाएगा बेटा i। क्या ये बात सबको चमक रहा है? क्लियर है? अब सुन मेरी बात लाला ध्यान से। अब तू यहां पर अगर इस एवरेज एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखेगा तो मैग्नीट्यूड लिखेगा √3 का होल स्क्वायर, तो लिखेगा √3 का होल स्क्वायर रूट में, और प्लस -1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, -1 यानी कि रूट में 4, रूट में 4 से बाहर निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी चमक रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये भी चमक रहा है? छुट्टी कर रहा हूं बस। लेकिन अब i के साथ -1 है और j के साथ √3 है, तो यहां पे आप नॉर्थ वेस्ट नहीं लिख सकते। क्या लिखना है वो सिखाता हूं। लिखना क्या है वो सिखाता हूं, ठीक है? लिखने के लिए आप हमेशा ये लिखोगे tan ऑफ एंगल थीटा, जो x एक्सिस के साथ जो आप वैल्यू देख रहे हो वो आएगी नीचे, y एक्सिस के साथ जो आप वैल्यू देख रहे हो वो आएगी ऊपर। तो यहां से एंगल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 60 डिग्री। अब एक पूछ रहा है 10 कहां से है, वो समझ में नहीं आया, सवाल ही नहीं देख रहा है वो कि क्लास में दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ है, ये 10√3 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, यही नहीं समझ में आ रहा है। बताओ सवाल लिखा हुआ। अब यहां पर ग्राफ में समझाता हूं फिर इसका लॉजिक क्लियर करते हैं, ठीक है? ग्राफिकल मेथड में देखोगे तो v इनिशियल आपको नजर आएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड x एक्सिस मतलब राइट साइड, और v फाइनल नजर आएगी बेटा 10√3 मीटर पर सेकेंड। इसे आप v फाइनल बोलोगे ऊपर की तरफ। जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया था उसी को हम यहां पर फॉलो करेंगे। फाइनल मुझे दिखेगा भैया सेम टू सेम, वो मैंने यहां पर बना लिया, वो रहा मेरे पास 10√3, और इनिशियल को मैंने यहां पर बना लिया। चूंकि जब हम चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं तो हम लिखते हैं v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। भैया जिस वेक्टर के आगे माइनस लगाते हैं ना उसके हेड से फाइनल वाले के हेड की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं। ये एरो ड्रॉ किया और ये एरो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन इस बार ये 10√3 और ये वाला 10, तो बेटा ये एंगल तुम्हें निकालना पड़ेगा, और इस एंगल को बोलोगे थीटा। यहां पर लिखोगे tan थीटा, परपेंडिकुलर बोलोगे 10√3, और बेस बोलोगे तुम यहां पर 10, 10 से 10 कैंसिल, tan थीटा कितना आया? √3, और tan थीटा √3 कहां पर होता है? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पर। चमक रहा है? अब चमक रहा है? बोलिए सर नो। पूरा लॉजिक तेरे सामने है दोस्त। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, या यूं बोलेगा कि नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। चमका सब लोगों को? बोलो यस और नो। अगर मजा आ गया हो तो भाई दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, जानू तो बस इतना कि मैं फिजिक्स को मानू रे। दिल विल। चमक गया? मजा आया? बस यही कहानी खत्म करते हैं आज, ठीक है? यही कहानी खत्म करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा लोगों की बात मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है मतलब कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा चैट पे ध्यान देता हूं, मैं बहुत ज्यादा सिखाने में बिलीव रखता हूं, तो मैं पूरे टाइम चैट को ऑब्जर्व करता हूं, मैं पूरे टाइम हर एक बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब क्या है ना, किस्मत जब अपनी खराब हो तो फिर अपन क्या किसी को दोष दे। अब ऐसे लोग मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये 10 कहां से आया, फिर कुछ ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं ये 10√3 कहां से आया, और एक भाई तो ऐसा आया जो ये बोल रहा है कि ये 10 कहां से आया।
आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारे ऑर्थो सर्जन मुबारक, घुटनों की सर्जरी करवाओ। अगर भाई तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस इन 10 सेकेंड, v इज इक्वल टू 10√3 अलोंग y एक्सिस, ए एवरेज क्या हो गया, सवाल है भाई। मजा आया? आज मजा आया पढ़ के? तो कल अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, कल अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे और सारी चीजों के साथ साथ, ठीक है? तो राइट, यस, हाँ, बादाम का तेल इनबॉक्स कर दीजिए सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कर देंगे भाई, सब कर देंगे तुम्हारे लिए जान हाजिर है, ठीक है? तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बस मांगना मत, ठीक है? तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बस मांगना मत। हाँ, तुम्हारे लिए पूरा जापान, तुम्हारे लिए पूरा जापान विदाउट पी, तुम्हारे लिए पूरा जापान विदाउट पी, बस बोलना मत। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। हाँ, काइनेमेटिक्स में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा कि काइनेमेटिक्स में जब आप आगे बढ़ोगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें हर एक कॉन्सेप्ट का जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसको ढंग से नहीं पकड़ाना तो फिर गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है? स्पेलिंग गलत है, अरे वो जान बनाना था ना, इसलिए जापान लिख दिया, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, आनंद में रहिएगा, मजे में रहिएगा, इसी तरह से जो है, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक कह रहा है कि कुछ गा दो, अच्छा क्या गा दें आज? क्या गा दे? होमवर्क दे दो सर। आज कोई होमवर्क नहीं, क्योंकि आज डीपीपी मिलेगी, तो आज बस डीपीपी सॉल्व करिएगा, राइट? ठीक है, सॉन्ग जाते जाते भगवान भोले को याद करते, दिन भर में एक बार भी नहीं किया तो जाते जाते भगवान भोले को याद करते। श्रावण चल रहा है मस्त, ठीक है? तो भगवान भोले को याद करते। एक बहुत अच्छा आपको जो है ना, शिव पार्वती स्तोत्र सुनाता हूं, है ना? ओंग नमः परम कल्याण नमस्ते विश्व भावन नमस्ते पार्वतीनाथ उमाकांत नमोस्तुते विश्वात्मने विचिन्त्याय गुणाय निर्गुणाय च धर्माय ज्ञान भक्षाय नमस्ते सर्वयोगिने नमस्ते काल रूपाय त्रैलोक्य रक्षणाय च गौलोक घातकाय चंडेशाय नमोस्तुते सद्यो जाताय देवाय नमस्ते शूलधारिणे कालांताय च कांताय चैतन्याय नमो नमः कुलात्मकाय कौलाय चंद्रशेखर ते नमः उमानाथ नमस्तुभ्यं योगींद्राय नमो नमः सर्वाय सर्वपूज्याय ध्यानस्थाय गुणात्मने पार्वती प्राणनाथाय नमस्ते परमात्मने। जय शिव शंकर। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।